एक मां का दिल और फौजी का फर्ज। अध्याय 1, भोर का परिश्रम। शहर का दिल जब गहरी नींद में होता है, सुबह के 4 बजे दिल्ली के एक शांत बाहरी इलाके की एक पुरानी इमारत की छोटी सी रसोई में एक धुंधली सी रोशनी जली। पार्वती शर्मा, जिनके झुके हुए कंधों पर जीवन भर की थकान का बोझ था, उनकी दिनचर्या तब शुरू होती थी जब बाकी दुनिया सो रही होती थी। आज उनके धीमे हाथों में एक अलग तरह का उत्साह और समर्पण था। आज उनके जीवन का एकमात्र कारण और खुशी उनके पोते सिपाही अर्जुन शर्मा से पहली बार मिलने का दिन था। अर्जुन, जो कश्मीर में नियंत्रण रेखा लॉक की सबसे संवेदनशील चौकी पर तैनात था, जहां तनाव हमेशा हवा में घुला रहता है। भर्ती के दिन अजीब तरह से कटे छोटे बालों को खुजलाते हुए उसने कहा था, दादी, मैं एक असली फौजी बनकर लौटूंगा। उसका वह जय हिंद का नारा कल की ही बात लगती थी। यही वादा उनके अकेले बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। उनके बेटे जनरल विक्रम सिंह, भारतीय सेना के प्रमुख, जिनके कंधों पर 4 सितारे देश का गौरव थे, लेकिन अपनी मां पार्वती के लिए वे सितारे उनके और बेटे के बीच एक आकाशगंगा की तरह थे, बहुत दूर। अपने बेटे के नाम पर कोई धब्बा न लगे, उसकी ऊंची पदवी पर कोई आंच न आए, यह सोचकर पार्वती ने दुनिया के सारे दुख और दर्द अकेले ही सहे थे। कम उम्र में पति को खोने के बाद उन्होंने एक छोटा सा ढाबा चलाकर अपने बेटे को पाला था। आज जब उनका बेटा आसमान की ऊंचाइयों पर था, वह बस जमीन से उसे देखती थी, इस डर से कि कहीं वह गिर न जाए। इसलिए पोता अर्जुन उनके लिए और भी खास था। वह उनके जीवन के उस खालीपन को भरता था जिसे उनका बेटा अपनी व्यस्तता के कारण नहीं भर पाता था। अपने माता पिता के काम पर जाने के कारण अर्जुन अपनी दादी के हाथों पला बढ़ा था और उनका लाडला था। वह बच्चा जो अपनी दादी की झुर्रियों वाली उंगलियां पकड़कर बाजार की गलियों में घूमता था और उनकी बनाई आलू, गोभी और परांठे खाकर खुश हो जाता था। आज वही बच्चा देश के सबसे खतरनाक हिस्से में बंदूक थामे खड़ा था। यह सोचकर ही उनका दिल गर्व और चिंता से भर जाता था। पार्वती ने प्यार से काटी हुई सब्जियों को धोना शुरू किया। आलू, गोभी, अर्जुन का पसंदीदा व्यंजन। दादी, आपके हाथ की आलू गोभी दुनिया में सबसे अच्छी है, यह कहकर 2 प्लेटें खाली करने वाले पोते का चेहरा याद करके उनके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने मसालों को पीसा और आटा गूंथना शुरू किया। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक प्रार्थना थी। यह दुआ थी कि बर्फीली हवाओं और दुश्मन की गोलियों का सामना करने वाले उनके पोते को इस भोजन से ताकत मिले कि वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जैसे ही कढ़ाई में जीरे का तड़का लगा, रसोई में एक मीठी और नमकीन सुगंध भर गई। खिड़की के बाहर अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था और शहर जाग रहा था। पार्वती ने गर्मागर्म परांठे और सब्जी को एक स्टील के टिफिन में सावधानी से रखा ताकि वह ठंडा न हो जाए। अपनी सबसे अच्छी पुरानी साड़ी पहनकर वह आईने के सामने खड़ी हुई। मेरा अर्जुन सोचेगा दादी और बूढ़ी हो गई है। अपने सफेद बालों में कंघी करते हुए उन्होंने मन ही मन अपने बेटे और पोते की सलामती की दुआ मांगी। यह भोर का परिश्रम सिर्फ एक पोते के लिए भोजन नहीं था, यह एक मां का अपने बेटे पर बोझ न बनने का प्रयास था और एक अकेली बूढ़ी औरत का अपने अकेलेपन से किया गया एक खामोश वादा था। इन सभी भावनाओं को अपने दिल में समेटे वह टिफिन को सीने से लगाकर चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। कश्मीर की सर्द हवाओं की ओर एक लंबी यात्रा अभी शुरू हुई थी। अध्याय 2, एक लंबी यात्रा। दिल्ली की सुबह की हवा को चीरती हुई पार्वती शर्मा जम्मू की ओर जाने वाली एक बस में बैठ गई। खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते शहर के दृश्य एक जागते हुए दानव की तरह लग रहे थे। उनका मन पहले से ही उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां उनका पोता सिपाही अर्जुन शर्मा तैनात था। जैसे ही बस हाईवे पर चढ़ी, कंक्रीट की इमारतें पीछे छूट गईं और हरे भरे खेत और छोटे पहाड़ एक पैनोरमा की तरह फैल गए। इस शांतिपूर्ण दृश्य को देखकर पार्वती अचानक अर्जुन के साथ बिताए पलों में खो गई। अर्जुन को सूर्यास्त बहुत पसंद था। बचपन में वे दोनों अपनी छत पर चढ़कर लाल होते सूरज को देखना पसंद करते थे। यह दादी और पोते का एक गुप्त आनंद था। दादी, यह सूरज कहां जा रहा है? छोटे अर्जुन ने पूछा था। पार्वती प्यार से जवाब देती, बेटा, यह एक और उज्जवल कल की तैयारी के लिए आराम करने जा रहा है। एक दिन अर्जुन ने कहा था, दादी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस सूरज की तरह खुद को जलाकर अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाला फौजी बनूंगा। अपने पिता के नक्शे एकदम पर चलने के पोते के दृढ़ संकल्प पर पार्वती को गर्व भी हुआ और दुख भी। वह जानती थी कि यह रास्ता कितना कठिन और अकेला है, लेकिन अपने पोते की दृढ़ आंखों के सामने वह चुपचाप उसका समर्थन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बस जम्मू कश्मीर के घुमावदार रास्तों से होकर गुजर रही थी। पहाड़ों और गहरी खाइयों के दृश्य अपरिचित थे। जब बस एक विशाल पुल को पार कर रही थी तो नीचे बहती नदी को देखकर पार्वती ने अपने सीने से लगे टिफिन को और कसकर पकड़ लिया। इस नदी के उस पार, सबसे खतरनाक मोर्चे पर मेरा पोता अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है। गर्व और करुणा से उनकी आंखें भर आईं। जब वह छोटे से पहाड़ी शहर के बस टर्मिनल पर पहुंची तो सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था। दिल्ली से यहां तक पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग गया था। बस से उतरते ही पहाड़ी हवा की ठंडक ने उनका स्वागत किया।
बेस कैंप यहां से अभी भी काफी दूर था। बेस के पास जाने वाली स्थानीय जीप सेवा दिन में कुछ ही बार चलती थी और अब तक बंद हो चुकी थी। पार्वती हिचकिचाई नहीं। अगर वह अपने पोते से मिल सकती हैं तो इतना चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पहाड़ी सड़क के किनारे चुपचाप चलने लगी। रास्ता उबड़ खाबड़ था और ठंडी हवा लगातार उनकी साड़ी में घुस रही थी। उनके घुटनों में दर्द हो रहा था और सांस फूल रही थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद दूर से भारी लोहे के गेट और कंटीले तारों से घिरा हुआ बेस दिखाई देने लगा। लॉक शोहू बुदे एलओसी रक्षक बल। बेस का नाम पढ़ते ही उनका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैं पहुंच गई। अब मैं जल्द ही अपने प्यारे पोते से कारता पर माता तारवाने जूपर दातारों से जारदा है और अरसी कारसी मिलूंगी। थके हुए शरीर में जैसे नई जान आ गई। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक की और अपनी बची हुई ताकत से बेस की ओर चल पड़ी। उनकी लंबी और कठिन यात्रा का अंत निकट दिख रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनका इंतजार एक गर्मजोशी भरा पुनर्मिलन नहीं, बल्कि वास्तविकता की एक ठंडी और कठोर दीवार कर रही थी। अध्याय 3, एक ठंडा तिरस्कार। जैसे जैसे बेस का मुख्य द्वार पास आता गया, पार्वती शर्मा का दिल और भी उत्साहित होता गया, लेकिन बेस के आसपास का माहौल उनकी उम्मीदों के विपरीत बर्फ की तरह ठंडा और तनावपूर्ण था। संतरी पोस्ट के चारों ओर पूरी तरह से सशस्त्र गार्ड तेज नजरों से पहरा दे रहे थे और पूरे बेस में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था। पार्वती संतरी पोस्ट के सामने रुकी और पहरा दे रहे एक युवा सैनिक से धीरे से कहा, बहुत मेहनत कर रहे हो बेटा, मैं सिपाही अर्जुन शर्मा से मिलने आई हूं। सैनिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक मशीनी आवाज में जवाब दिया। वर्तमान में बेस पर हाई अलर्ट के कारण सभी मुलाकातों पर रोक है, कृपया वापस चली जाइए। मुलाकात नहीं हो सकती। पार्वती के चेहरे पर निराशा छा गई। सुबह से इतनी दूर से आई हूं और मिल भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि क्या मामला है, लेकिन मैं बहुत दूर से आई हूं। क्या मैं बस एक बार अपने पोते का चेहरा देख सकती हूं, या कम से कम यह टिफिन उस तक पहुंचा सकती हूं? उन्होंने याचना करते हुए अपने सीने से लगा टिफिन दिखाया। तभी संतरी पोस्ट के अंदर से एक अधिकारी बाहर आया। वह तेज आंखों और मजबूत कद काठी वाला कैप्टन रोहन देसाई था। उसकी वर्दी किसी ब्लेड की तरह इस्त्री की हुई थी, लेकिन उसका चेहरा उससे भी ज्यादा ठंडा और भावहीन था। क्या बात है, पहचान की जांच की गई है? कैप्टन देसाई ने स्थिति को समझा और पार्वती के पास आकर तेजोंग आगे कहा, माताजी, मौजूदा ऑपरेशनल स्थिति के कारण बेस में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नियमों के अनुसार मुलाकात बिल्कुल असंभव है, कृपया वापस चली जाइए। उसकी आवाज में न तो कोई गर्मी थी और न ही कोई सहानुभूति। वह एक चलता फिरता नियम पुस्तिका लग रहा था। पार्वती उसके ठंडे रवैये से सहम गई, लेकिन वह ऐसे ही वापस नहीं जा सकती थी। कैप्टन साहब, कृपया मेरी विनती सुनिए। मैं सुबह से अपने पोते के लिए ये आलू गोभी और परांठे बनाकर लाई हूं। अगर चेहरा नहीं देख सकती तो क्या आप ये उस तक पहुंचा देंगे? ये अभी भी गर्म है। उनकी आवाज हताशा में कांप रही थी, लेकिन कैप्टन देसाई का रवैया दृढ़ था। बल्कि वह पार्वती की याचना से छिड़ गया और उसने स्पष्ट रूप से अपनी त्योरियां चढ़ाई। माताजी, नियम नियम होते हैं। मुझसे बार बार कहलवाने पर मजबूर न करें। बाहर का खाना अंदर लाना सख्त मना है। सेना के ऑपरेशन में और बाधा न डालें और तुरंत बेस के सामने से हट जाएं। सेना के ऑपरेशन में बाधा, ये शब्द पार्वती के सीने में एक खंजर की तरह चुभ गए। उनका बेटा भी जीवन भर सेना में रहा था, इसलिए वह जानती थी कि सेना के नियम कितने सख्त होते हैं। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ी दादी की इतनी मार्मिक विनती को इस तरह बेरहमी से ठुकरा दिया जाएगा। पार्वती ने आखिरी उम्मीद के साथ फिर से विनती की, तो क्या आप मेरे अर्जुन को बस एक संदेश दे सकते हैं कि उसकी दादी इतनी दूर से आई और बिना मिले लौट गई? बस इतना ही बता दीजिए। कैप्टन देसाई ने अब एक ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसका धैर्य जवाब दे गया हो। ओ माताजी, आप सच में मुश्किल खड़ी कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि आपके व्यक्तिगत संदेश पहुंचाते फिरें? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप तुरंत यहां से नहीं गई तो हम सैन्य कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। सैन्य कानून शब्द सुनकर पार्वती की सांस रुक गई। वह तो बस अपने प्यारे पोते को देखना चाहती थी और अचानक वह देश का कानून तोड़ने वाली अपराधी बनने की कगार पर थी। अपमान, असहायता और एक अनजाना डर एक साथ उन पर हावी हो गया। संतरी पोस्ट का भारी बंद लोहे का गेट, ऐसा लगा जैसे यह दुनिया का दिल हो जो उनके लिए बंद हो गया था। एक ठंडी दीवार जिसे कितना भी खटखटाओ, कितनी भी मिन्नतें करो, वह नहीं खुलेगी। वह अब और कुछ नहीं कह सकी, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। उनकी गर्मजोशी भरी उम्मीदें वास्तविकता की ठंडी दीवार के सामने टूटकर बिखर रही थी। अध्याय 4, बिखरा हुआ प्यार। पार्वती शर्मा को निराश होकर आंसू बहाते देख कैप्टन रोहन देसाई का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। वह इस झंझट वाली बुढ़िया के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जल्द ही कोर कमांडर का दौरा होने वाला था और वह कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता था जिससे उसकी छवि खराब हो।
माताजी, जब मैं अच्छे से कह रहा हूं तो चली जाइए। अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो मैं आपको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करवा दूंगा। कैप्टन देसाई की आवाज और भी तीखी हो गई। उसने संतरी पोस्ट के गार्डों को इशारा किया कि वे पार्वती को बेस से दूर ले जाएं। उस पल पार्वती ने आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश में कैप्टन देसाई का हाथ पकड़ लिया। कैप्टन साहब प्लीज, बस एक बार। और तभी वह हुआ। कैप्टन देसाई ने पार्वती का हाथ इतनी जोर से झटक दिया कि उनके हाथ से टिफिन का डिब्बा छूट गया। पार्वती की एक छोटी सी चीख के साथ टिफिन हवा में उछला और ठंडे डामर के फर्श पर गिर गया। एक भारी धम्म की आवाज के साथ टिफिन खुल गया और उसके अंदर से प्यार से पैक की गई आलू, गोभी, परांठे और अचार धूल भरी सड़क पर बिखर गए। यह वह भोजन था जिसे उन्होंने सुबह से पूरे दिल से बनाया था। यह उनके पोते के लिए उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक था। और वह सब कुछ एक पल में ठंडे डामर पर बिखर गया था। सुनहरी आलू गोभी धूल में सनकर बदसूरत हो गई थी और नरम परांठे गंदगी में मिल गए थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। पार्वती वहीं जम गई, जैसे समय रुक गया हो। उनकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल फर्श पर बिखरा हुआ भोजन और उसे ठंडी नजरों से देखता हुआ कैप्टन देसाई का चेहरा। यह क्या गंदगी फैला दी। कैप्टन देसाई थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन फिर अपनी गलती मानने के बजाय उसने खांसते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा था कि परेशान मत कीजिए, अब इसे साफ कीजिए और जाइए। वह बिखरे हुए भोजन को ऐसे देख रहा था जैसे वह सड़क पर पड़ा कोई कचरा हो, और बिना माफी मांगे वह संतरी पोस्ट के अंदर चला गया। पार्वती धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। कांपते हाथों से उन्होंने धूल में सने आलू का एक टुकड़ा उठाया। उसमें अभी भी हल्की सी गर्माहट बाकी थी। यह गर्माहट उन्हें अपने पोते के शरीर की गर्मी की तरह महसूस हुई और उनका दिल टूट गया। आंसू एक टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। अपमान, गुस्सा, निराशा, अनगिनत भावनाएं उन पर हावी हो गईं। वह रोते हुए धूल में मिले भोजन को एक एक करके अपने हाथों से उठाने लगी। वह उसे वहीं छोड़कर नहीं जा सकती थी। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह उनका दिल था। धूल भरे आलू के हर टुकड़े और परांठे के हर निवाले में उनका प्यार, उनका समर्पण और अपने पोते के लिए उनकी यादें थी। आसपास पहरा दे रहे युवा सैनिक असहाय होकर यह दृश्य देखते रहे। उनकी आंखों में भी दुख और शर्मिंदगी थी, लेकिन अपने अधिकारी के आदेश के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे। बेस के अंदर का सख्त माहौल और एक बूढ़ी दादी की दर्द भरी सिसकियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं और ठंडी पहाड़ी हवा में घुल रही थी। फर्श पर सिर्फ उनका भोजन ही नहीं गिरा था, यह इंसानियत के प्रति न्यूनतम शिष्टाचार और एक मां की मार्मिक भावनाओं का सम्मान था जो धूल में मिल गया था। अध्याय 5। एक मां का झूठ। धूल में स्नेह भोजन को किसी तरह इकट्ठा करने के बाद पार्वती शर्मा एक हारी हुई इंसान की तरह काफी देर तक वहीं बैठी रही। उनके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और उनमें उठने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी उनके पुराने से बैग में रखा फोन जोर जोर से बजने लगा। यह उनके बेटे जनरल विक्रम सिंह का फोन था। पार्वती चौंक गई। वह इस हालत में, इस आवाज में अपने बेटे से बात नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, कई बार अपना गला साफ किया और कांपते हाथों से फोन उठाया। मां, मैं विक्रम बोल रहा हूं, आप ठीक से पहुंच गई? फोन के दूसरी तरफ से बेटे की भारी और स्नेही आवाज आई। सामान्य दिनों में यह आवाज उन्हें बहुत खुशी देती, लेकिन आज यह उनके दिल में और भी दर्द भर रही थी। हाँ बेटा, मैं अच्छे से पहुंच गई। पार्वती ने खुशमिजाज आवाज बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है बेटा, आखिर बेटा होता है। उसने एक हल्की सी कंपकंपी से ही मां की परेशानी को भांप लिया। विक्रम की आवाज में चिंता भर गई। नहीं, मैं ठीक हूं, बस यहां पहाड़ी हवा थोड़ी तेज है, शायद इसलिए। पार्वती ने एक अजीब सी हंसी हंसने की कोशिश की। उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि वह अपने बेटे से झूठ बोल रही हैं। उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से जिया था, लेकिन अपने बेटे को चिंता न देने की इच्छा और उसके पद की गरिमा को कोई ठेस न लागा, इस बात का दुख हो रहा था। आंख में शायद पार्वती हैं, इन्हें में इंतारा की अबीरी हैं पहुंचे, इस डर ने उन्हें सच बोलने से रोक दिया। आप अर्जुन से मिली? वह आपको देखकर बहुत खुश हुआ होगा। इस सवाल पर पार्वती का दिल बैठ गया। वह यह नहीं कह सकती थी कि वह अपने पोते से नहीं मिली, और जो अपमान उन्होंने सहा उसके बारे में तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उन्होंने एक और झूठ बोला। हाँ, मिली ना, मेरा बच्चा तो अब पूरा फौजी बन गया है। मैंने जो आलू, गोभी और परांठे बनाए थे उसने बहुत चाव से खाए। मैंने इतना बनाया था कि उसने अपने दोस्तों को भी खिलाया। एक झूठ ने दूसरे झूठ को जन्म दिया। वह ऐसे बता रही थी जैसे यह सब सच में हुआ हो। उनकी आंखों के सामने फर्श पर बिखरे हुए भोजन का दृश्य था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अर्जुन आज अपने दोस्तों के सामने दादी की वजह से बहुत इतराया होगा। विक्रम ने अपनी मां की बातों पर यकीन कर लिया और प्यार से हंसा। हाँ बिल्कुल,
लेकिन बेस पर कुछ ज्यादा ही व्यस्तता लग रही थी, इसलिए मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाई और अभी अभी निकली हूं। दिल्ली वापस जाने के लिए बस लेने जा रही हूं। पार्वती जल्दी से बात खत्म करना चाहती थी, उनमें और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतनी जल्दी? खैर कोई बात नहीं, कम से कम आपने उसे देख तो लिया। आप ध्यान से वापस आइएगा मां, और पहुंचकर फोन जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना और ज्यादा तनाव मत लेना। फोन काटने के बाद पार्वती वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटे से झूठ बोलने का अपराध बोध और अपनी दयनीय स्थिति पर दुख सब एक साथ उमड़ पड़ा। उन्होंने सच क्यों नहीं बताया? वो अपने बेटे पर निर्भर क्यों नहीं हो सकती और इस सारे दुख को अकेले क्यों सह रही हैं? उनकी चुप्पी उनके बेटे के लिए एक चिंता थी, लेकिन साथ ही ये उन्हें और भी गहरे अकेलेपन में धकेल रही थी। उन्होंने धूल भरे टिफिन को फिर से सीने से लगा लिया। अब ठंडे हो चुके टिफिन का वजन उनके जीवन के बोझ की तरह भारी लग रहा था। वह लड़खड़ाते हुए उठी और बस टर्मिनल की ओर बेजान कदमों से चल पड़ी। उनके पीछे पहाड़ों की ठंडी हवा एक उदास सिसकी की तरह बह रही थी। अध्याय 6, एक बेटे का शक। अपनी मां के साथ फोन पर बात खत्म करने के बाद जनरल विक्रम सिंह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। भारतीय रक्षा का केंद्र, सेना मुख्यालय, साउथ ब्लॉक में उनका कार्यालय विशाल और व्यवस्थित था, लेकिन वहां की हवा हमेशा तनाव से भरी रहती थी। उनकी मेज पर सैन्य रिपोर्टों का ढेर लगा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान अभी अभी अपनी मां के साथ हुई बातचीत पर था। आवाज में कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने खुश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पीछे छिपी एक हल्की सी कंपकंपी और दुख को एक तेजतर्रार कमांडर के तौर पर वह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह अपनी मां को जीवन भर से जानते थे। सिर्फ आवाज के लहजे और सांस लेने के तरीके से वह अपनी मां की भावनाओं को पढ़ सकते थे। पहाड़ी हवा तेज थी। मां का बहाना विश्वसनीय नहीं था। कुछ तो हुआ था और वह कुछ बहुत बुरा था। उनके अंतर्ज्ञान ने खतरे की घंटी बजा दी थी। युद्ध के मैदान में अनगिनत संकटों का सामना करते हुए उनका अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं हुआ था। वह अपनी मां के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह ऐसी थीं जो अपने बेटे पर बोझ न बनने के लिए अपने दुख और दर्द को हमेशा अकेले सह लेती थी। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताती थी जिससे उनके बेटे की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। इसीलिए मां का मैं ठीक हूं कहना उनके दिल में और भी ज्यादा चुभ रहा था। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास चले गए। बाहर दिल्ली का नजारा धुंधला लग रहा था। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में वह लाखों सैनिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन यह सोचकर उन्हें खुद पर ग्लानि हो रही थी कि वह अपनी ही मां के दुख को समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन से मिली और उसने खाना भी खाया। अगर मां की बातें सच होती तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ तो अप्राकृतिक लग रहा था, खासकर यह बात कि बेस पर व्यस्तता के कारण ज्यादा देर नहीं रुक पाई। एलओसी की वह चौकी। हाल ही में दुश्मन की घुसपैठ की आशंका के कारण वहां उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में अगर कोई नागरिक और वह भी सेना प्रमुख की मां बेस का दौरा करती तो बेस कमांडर किसी न किसी तरह से उन्हें पहले रिपोर्ट करता, लेकिन उन्हें उस यूनिट से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। बेशक हो सकता है कि मां ने अपनी पहचान न बताई हो। नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा ही किया होगा। वह इस बात को सार्वजनिक करने से सख्त नफरत करती थी कि वह सेना प्रमुख की मां है, लेकिन फिर भी यह बेचैनी की भावना खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने फैसला किया वह इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। उन्हें सच का पता लगाना होगा। उन्हें अपनी मां के दुख की जड़ तक पहुंचना होगा। यही एक बेटे के रूप में उनका कर्तव्य था और यही एकमात्र तरीका था जिससे उनके मन पर छाए इस बेचैनी के बादल छंट सकते थे। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और अपने कार्यालय से संपर्क किया। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को तुरंत मेरे कार्यालय में भेजो। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह एक वफादार और अनुभवी गैर कमीशन अधिकारी जो 20 से अधिक वर्षों से विक्रम के साथ थे। वह सिर्फ एक अधीनस्थ नहीं थे, कभी कभी एक बड़े भाई की तरह, कभी कभी एक दोस्त की तरह वह हमेशा उनके साथ खड़े रहे थे। बलवंत सिंह पर इस काम के लिए भरोसा किया जा सकता था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और सूबेदार मेजर बलवंत सिंह कार्यालय में दाखिल हुए। वह अनुशासित दिख रहे थे, लेकिन विक्रम की ओर देखने वाली उनकी आंखों में गहरा विश्वास और सम्मान था। आपने बुलाया साहब? विक्रम खिड़की से मुड़े और एक भारी आवाज में बोले, बलवंत, मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपना है। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और तेज थीं। एक बेटे का शक अब यकीन में बदल रहा था। छिपे हुए सच की ओर उनकी खोज अब शुरू हो चुकी थी। अध्याय 7, एक वफादार की खोज। जनरल विक्रम सिंह के कार्यालय में भारी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को अपनी मां के साथ हुई बातचीत और अपने संदेह के बारे में धीरे धीरे बताया। सेना प्रमुख के अपने आधिकारिक पद को एक तरफ रखकर उन्होंने एक बेटे के रूप में अपनी सच्ची भावनाओं को साझा किया। मेरी मां कुछ छिपा रही हैं, मेरा दिल कह रहा है। विक्रम की आवाज में गहरी चिंता थी। आज दोपहर वह कश्मीर में एलओसी की उस चौकी पर गई थी।
लेकिन माहौल कुछ अजीब है। तुम तो जानते हो वह इलाका इस समय हाई अलर्ट पर है ना? सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने विक्रम की हर बात को ध्यान से सुना। वह विक्रम की मां पार्वती शर्मा से कुछ बार मिल चुके थे। वह जानते थे कि वह अपने बेटे के सामने हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके अंदर एक गहरा अकेलापन और दर्द छिपा हुआ। साहब, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन जब माताजी ने कहा कि वह ठीक है तो शायद आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बलवंत ने सावधानी से सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं अपनी मां को जानता हूं। जब वह ठीक नहीं होती तभी वह कहती हैं कि वह ठीक है, खासकर मेरे सामने। उन्होंने एक पल के लिए रुककर बलवंत की आंखों में सीधे देखा। इसलिए मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं, किसी को पता चले बिना, बहुत ही गुप्त रूप से यह पता लगाओ कि आज उस चौकी के संतरी पोस्ट पर क्या हुआ था। खासकर यह पता करो कि क्या आज दोपहर कोई बुजुर्ग महिला मुलाकात के लिए आई और वापस चली गई। विक्रम अपनी पहचान का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर यूनिट को आदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उनका अनुमान गलत निकला और उनकी मां सच में बिना किसी घटना के अपने पोते से मिलकर लौट आई, तो वह बेवजह यूनिट में हलचल नहीं मचाना चाहते थे। इसके अलावा अगर सच में कुछ हुआ था तो एक आधिकारिक जांच संबंधित लोगों को सबूत मिटाने और अपनी कहानियों को मिलाने का समय दे सकती थी। उन्हें छिपे हुए सच का टुकड़ा चाहिए था, बिना बनावट के कच्चा सच, और उसे उजागर करने के लिए एक अनौपचारिक जांच एक आधिकारिक प्रक्रिया से ज्यादा प्रभावी होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने तुरंत विक्रम के इरादे को समझ लिया। समझ गया साहब, मैं अपने सभी स्रोतों का उपयोग करके जल्द से जल्द और सटीक रूप से पता लगाऊंगा। आप ऐसा व्यवहार कीजिएगा जैसे आप कुछ नहीं जानते। यह पूरी तरह से मुझ बलवंत सिंह की व्यक्तिगत जिज्ञासा से शुरू हुआ काम है। यही कारण था कि विक्रम बलवंत पर भरोसा करते थे। उनमें न केवल उत्कृष्ट क्षमता थी, बल्कि अपने वरिष्ठ के इरादे को समझने और उनकी रक्षा के लिए खुद को विनम्र करने का ज्ञान और निष्ठा भी थी। धन्यवाद बलवंत, मुझे तुम पर भरोसा है। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए राहत दिखाई दी। बलवंत सिंह ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वह अपने कार्यालय में लौटे और अपनी दशकों की सैन्य सेवा के दौरान बनाए गए संपर्कों को याद करने लगे। एलओसी की वह चौकी, वहां भी उनका एक प्रिय जूनियर था, यूनिट का सूबेदार मेजर। आधिकारिक तौर पर कमांड श्रृंखला में नहीं, लेकिन वह यूनिट के अंदरूनी मामलों को किसी से भी बेहतर जानता था। उन्होंने एक सुरक्षित व्यक्तिगत फोन उठाया और उस जूनियर को फोन किया। उन्होंने हालचाल पूछने से शुरू किया और फिर स्वाभाविक रूप से यूनिट की स्थिति के बारे में बात करने लगे। और फिर जैसे कि बातों बातों में उन्होंने आज हुई एक छोटी सी घटना के बारे में पूछा। सुना है आज यूनिट के गेट पर कोई दादी आई थी और थोड़ा हंगामा हुआ था। कोई खास बात तो नहीं थी? फोन के दूसरी तरफ से जूनियर की आवाज एक पल के लिए हिचकिचाई। अरे सूबेदार मेजर साहब, आपको यह कैसे पता चला? दरअसल उस एक पल की हिचकिचाहट में बलवंत सिंह को एहसास हो गया कुछ तो हुआ था, और वह कोई छोटी बात नहीं थी। छिपे हुए सच का एक टुकड़ा धीरे धीरे सामने आने लगा था। अध्याय 8, मौन गवाह। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह एक स्वाभाविक जासूस और एक अनुभवी समस्या समाधान करता थे। उनकी दशकों की सैन्य सेवा ने उन्हें न केवल रैंक दिए थे, बल्कि एक मकड़ी के जाले की तरह घना नेटवर्क और किसी भी स्थिति के मूल को भेदने वाली तेज अंतर्दृष्टि भी दी थी। जनरल विक्रम सिंह का छिपे हुए सच को खोजने का आदेश उनकी निष्ठा और क्षमता दोनों की परीक्षा थी। कश्मीर बेस के सूबेदार मेजर शर्मा जी के साथ उनकी बातचीत सिर्फ शुरुआत थी। शर्मा जी शुरू में बात करने से हिचकिचा रहे थे। सैन्य संगठन की प्रकृति के कारण अंदर हुई किसी अप्रिय घटना को बाहर बताना, और वह भी सेना मुख्यालय में बैठे एक वरिष्ठ को, एक बड़ा बोझ था। कोई खास बात नहीं थी साहब, बस मुलाकात पर रोक थी और एक अम्माजी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो हमने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन बलवंत सिंह ने उनकी आवाज में छिपी हल्की सी कंपकंपी और कुछ छिपाने की कोशिश को पकड़ लिया। उन्होंने शर्मा जी पर दबाव डालने के बजाय उनके दिल को छूने की रणनीति अपनाई। शर्मा जी, मैं भी तुम्हारी तरह नीचे से शुरू होकर इस पद पर पहुंचा हूं। हम जैसे गैर कमीशन अधिकारी ही सैनिकों के दिलों को और इस सेना के कामकाज को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, है ना? अधिकारी सितारों के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए दौड़ते हैं। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक मजबूत अनुनय था। मैं तुमसे पूछताछ नहीं कर रहा हूं, बस आज जो दादी आई थी वह मेरी मां की उम्र की थी, इसलिए मेरा दिल चिंतित है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मां शब्द पर शर्मा जी का दिल पिघल गया। उनकी भी एक बूढ़ी मां थी जो गांव में अकेली रहती थी। बलवंत सिंह की सच्ची आवाज सुनकर उन्होंने आखिरकार अपना मुंह खोला। दरअसल साहब, एक ऐसी घटना हुई है जिसे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। शर्मा जी ने आज संतरी पोस्ट पर हुई घटना के बारे में धीरे धीरे बताना शुरू किया। कैप्टन देसाई का कठोर व्यवहार और दादी के लाए हुए टिफिन का जमीन पर गिरना। उनकी आवाज में गुस्सा, दुख और असहायता मिली हुई थी। कैप्टन देसाई, मैं जानता था कि वह थोड़ा सख्त है,
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना निर्दयी हो सकता है। एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार, यह बहुत गलत था। कहानी सुनते समय बलवंत सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था। अगर शर्मा जी की कहानी सच थी तो यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। यह सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली एक गंभीर घटना थी और एक इंसान पर किया गया हमला था। और पीड़ित कोई और नहीं बल्कि उस वरिष्ठ की मां थी जिनकी उन्होंने जीवन भर सेवा की थी। यह सोचकर उनके खून में उबाल आ गया। शर्मा जी, एक और बात, क्या इस स्थिति को साबित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है, जैसे संतरी पोस्ट का सीसीटीवी फुटेज? हां साहब, संतरी पोस्ट के अंदर और बाहर 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन उस फुटेज तक पहुंचने के लिए कोर कमांडर की अनुमति चाहिए होगी। अनुमति की चिंता मैं करूंगा। तुम बस किसी को पता चले बिना आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच के बाहरी कैमरे का फुटेज हासिल करके मुझे भेज दो। सुरक्षा का खास ध्यान रखना, और यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। अगर कोई समस्या हुई तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। बलवंत सिंह की दृढ़ आवाज सुनकर शर्मा जी ने और कोई संकोच नहीं किया। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। फोन काटने के बाद बलवंत सिंह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिमाग उलझा हुआ था। अब पहेली की रूपरेखा सामने आ रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा यानी भौतिक सबूत अभी भी गायब था। सीसीटीवी फुटेज, यही वह मौन गवाह होगा जो अकाट्य सत्य का टुकड़ा बनेगा। वह जनरल विक्रम सिंह के वफादार साय थे। अब उस साय को अंधेरे में जाकर खुद सच की पुष्टि करनी थी और परिणाम को प्रकाश में लाना था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मिशन को पूरा करने की कसम खाई। यही उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का और अपने सारे ही बूती जनरल विक्रम सिंह के वफादार साय थे। सम्मानित वरिष्ठ के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने का एकमात्र तरीका था। कुछ घंटों बाद बलवंत सिंह के सुरक्षित ईमेल पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल आई। यह कश्मीर बेस के शर्मा जी द्वारा जान जोखिम में डालकर भेजा गया संतरी पोस्ट का सीसीटीवी फुटेज था। बलवंत सिंह ने अपने कार्यालय का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सभी संचार उपकरणों को बंद कर दिया। अत्यधिक गोपनीयता के बीच उन्होंने कांपते हुए मन से वीडियो फाइल खोली। स्क्रीन पर बेस के संतरी पोस्ट का परिचित दृश्य दिखाई दिया। ग्रे स्केल वीडियो बिना किसी भावना के बस उस समय उस स्थान पर हुई हर चीज को यंत्रवत रूप से रिकॉर्ड कर रहा था। बलवंत सिंह ने प्लेबैक की गति बढ़ाई और एक ऐसी महिला की तलाश करने लगे जो पार्वती शर्मा जैसी दिख रही थी। दोपहर 3:28 बजे स्क्रीन के एक कोने से एक छोटी कमजोर कद काठी की दादी धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। बलवंत सिंह ने अपनी सांस रोक ली। वह जनरल विक्रम सिंह की मां पार्वती शर्मा थी। उनके हाथों में एक पोटली में बंधा टिफिन था जिसे उन्होंने प्यार से पकड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर अपने पोते से मिलने की उम्मीद और उत्साह था। बलवंत सिंह ने प्लेबैक की गति सामान्य कर दी और अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित कर दिया। वीडियो बिना आवाज के चल रहा था, लेकिन उसके अंदर की हर स्थिति इतनी जीवंत थी जैसे वह उनकी आंखों के सामने हो रही हो। पार्वती शर्मा संतरी से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद कैप्टन रोहन देसाई संतरी पोस्ट से बाहर आया। देसाई का कठोर चेहरा और अधिकारपूर्ण हाव भाव, और उसके सामने कुछ विनती करती हुई पार्वती जी। बलवंत सिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया। जैसे ही देसाई ने पार्वती जी का हाथ झटक दिया, उनके हाथ से टिफिन हवा में उछल गया। स्लो मोशन की तरह टिफिन फर्श पर गिरा और उसके अंदर का सामान धूल भरे डामर पर बेरहमी से बिखर गया। बलवंत सिंह के मुंह से अनजाने में एक दर्द भरी आह निकल गई। स्क्रीन पर पार्वती जी वहीं जम गई और देसाई थोड़ी देर घबराने के बाद ऐसे मुड़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और संतरी पोस्ट में वापस चला गया। उसकी वह अभिमानी और ठंडी पीठ। वीडियो का चरमोत्कर्ष इसके बाद आया। डामर के फर्श पर बैठकर कांपते हाथों से धूल में स्नेह भोजन को एक एक करके उठाते हुए पार्वती जी का दृश्य। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह चुपचाप रो रही थी। उस दर्दनाक और दुखद दृश्य को देखकर बलवंत सिंह से और देखा नहीं गया और उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके सीने में एक गर्म गुस्सा उबल रहा था। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से हिंसा थी और एक इंसान की गरिमा को कुचलने वाला जघन्य कृत्य था। और वह भी किसके साथ? एक ऐसी बूढ़ी मां के साथ जिसका बेटा जीवन भर देश की सेवा करता रहा, जो बस अपने पोते को देखने के लिए इतनी दूर से आई थी। बलवंत सिंह ने वीडियो को अंत तक देखा। पार्वती जी का हताश होकर लड़खड़ाते हुए बेस से जाना और थोड़ी देर बाद अपने बेटे जनरल विक्रम सिंह के साथ फोन पर बात करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करना। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। बेटे के लिए मां की चुप्पी का दुखद सच एक मौन गवाह सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। उन्होंने वीडियो को एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी किया। इस छोटे से स्टोरेज डिवाइस में अब एक बड़े तूफान को जन्म देने वाला सच कैद था। उन्हें यह सबूत लेकर जनरल विक्रम सिंह के पास जाना था। अपनी मां का वह दुख जिसे वह अपने बेटे को नहीं बता सकी, अब बेटे को खुद उसका सामना करना था। बलवंत सिंह अपनी कुर्सी से उठे
उनके कदम भारी थे, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थीं। वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, वह न्याय करने वाले एक दूत थे। मौन सच अब उनके हाथों से दुनिया के सामने आने वाला था। अध्याय 9। एक जनरल का क्रोध। यूएसबी हाथ में लिए सूबेदार मेजर बलवंत सिंह के कदम जनरल विक्रम सिंह के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। उनका दिल भारी था। इस वीडियो को देखने के बाद जनरल को जो सदमा और गुस्सा आएगा, उसके बारे में सोचकर उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन सच बताना भी उनका कर्तव्य था। साहब, मैं हूं। दस्तक के साथ कार्यालय में प्रवेश करते हुए बलवंत का चेहरा कठोर था। विक्रम ने सिर्फ उनका चेहरा देखकर ही समझ लिया कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। मिल गया विक्रम के छोटे से सवाल पर। बलवंत ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर यूएसबी को उनकी मेज पर रख दिया। साहब, आपको यह खुद देखना होगा। बेहतर होगा कि आप अपने मन को मजबूत कर लें। विक्रम ने एक पल के लिए बलवंत को देखा, फिर बिना कुछ कहे यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा दिया और फिर जैसे बलवंत ने किया था, उन्होंने भी सांस रोककर स्क्रीन को देखना शुरू कर दिया। जब वीडियो में उनकी मां दिखाई दी तो उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मां के चेहरे पर उत्साह और उसके बाद की सारी घटनाएं, कैप्टन रोहन देसाई का अभिमानी रवैया, जमीन पर गिरता हुआ टिफिन और फर्श पर बैठकर रोती हुई मां का दृश्य। विक्रम ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उनकी दोनों आंखें गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने जीवन भर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन इस क्षण वो अपने अंदर उबलते गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहे थे। मेज पर रखे कागजों को पकड़े हुए उनके हाथ की नसें नीली पड़ गईं। मां ने जो अपमान और निराशा झेली थी, वो उन्हें अपने सीने में महसूस हो रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद कार्यालय में एक भारी खामोशी छा गई। विक्रम ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तेज होती सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके कार्यालय का फोन बजा। यह उस क्षेत्र के प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर का नियमित रिपोर्टिंग कॉल था। विक्रम ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर बलवंत को इशारा किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। जय हिंद, कोर कमांडर राजवीर कपूर बोल रहा हूं। साहब, क्षेत्र की स्थिति पर रिपोर्ट कर रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से कपूर की आवाज जोरदार और अनुशासित थी। वह विक्रम के पसंदीदा अधीनस्थों में से एक थे और भविष्य के नेतृत्व के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार माने जाते थे। आज दोपहर एलओसी के पास एक अज्ञात वस्तु देखी गई थी, जिसके कारण अलर्ट बढ़ाया गया था, लेकिन सौभाग्य से वह मछली पकड़ने वाली नामों का एक समूह निकला। स्थिति अब सामान्य है। यूनिट और सैनिक सब ठीक है। विक्रम ने एक ठंडी आवाज में पूछा, बस इतना ही? आज तुम्हारे क्षेत्र में कोई और खास बात नहीं हुई? कपूर एक पल के लिए हिचकिचाता हुआ लगा। जी साहब, रिपोर्ट करने लायक कोई और खास बात नहीं थी। उस पल विक्रम की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। सच में? क्या तुम्हें यह रिपोर्ट नहीं मिली कि आज दोपहर मेरी मां तुम्हारी यूनिट का दौरा करने आई थी? फोन के दूसरी तरफ कपूर की घबराहट स्पष्ट थी। जी, माताजी ने अनुरोध किया था कि आपको बिल्कुल न बताया जाए। उन्होंने बार बार कहा था। मुझे डर था कि इससे आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उसका बहाना चालाकी भरा था, जैसे वह विक्रम की चिंता कर रहा हो, जैसे उसने उनकी मां की इच्छा का सम्मान किया हो। लेकिन यह एक साफ झूठ था। उसे संतरी पोस्ट पर हुई हर बात की रिपोर्ट मिल चुकी होगी। कैप्टन देसाई की करतूत और सेना प्रमुख की मां के साथ हुए अपमान के बारे में जानने के बावजूद उसने जानबूझकर इसे छिपाया था। अपनी सुरक्षा और पदोन्नति के डर से उसने सच को दफना दिया था। विक्रम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। यह सिर्फ रिपोर्टिंग में चूक नहीं थी, यह अपने वरिष्ठ के साथ एक स्पष्ट धोखा था और सेना की नींव को हिला देने वाला एक विश्वासघात था। जिस अधीनस्थ पर उन्होंने भरोसा किया और जिसे पसंद किया, उससे मिला यह धोखा उनकी मां के अपमान जितना ही दर्दनाक था। राजवीर कपूर, विक्रम की आवाज गुस्से से कांप रही थी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कल सुबह मैं खुद उस यूनिट में आ रहा हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। विक्रम ने फोन काट दिया, जैसे और कुछ सुनने लायक बचा ही ना हो। कार्यालय में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। यह तूफान से पहले की शांति थी। गुस्से का एक तूफान अब कश्मीर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। अध्याय 10, तूफान की तैयारी। फोन कटने के बाद जनरल विक्रम सिंह का कार्यालय बर्फ की तरह ठंडे गुस्से से भर गया था। वह अपनी कुर्सी पर धंस गए और आंखें बंद कर ली। उनके दिमाग में सीसीटीवी फुटेज में मां का चेहरा और फोन पर लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर की धोखे भरी आवाज घूम रही थी, जो उनके विवेक को झकझोर रही थी। जब उनकी मां डामर के फर्श पर बैठकर रो रही थी, तब वह अपने कार्यालय में शांति से रिपोर्ट सुन रहे थे। जब उनकी मां अपने बेटे के लिए चुप थी, तब बेटा उस झूठ पर विश्वास करके निश्चिंत था। ये सारे तथ्य असहनीय आत्मग्लानि और गुस्से के रूप में उनके दिल को जकड़ रहे थे। उनका गुस्सा सिर्फ अपनी मां के अपमान के कारण नहीं था। यह सेना के अनुशासन के पतन और उस अधीनस्थ के विश्वासघात पर गुस्सा था जिस पर उन्होंने भरोसा किया था।
एक सैनिक देश और उसके लोगों के लिए मौजूद होता है। नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। लेकिन एक कैप्टन ने सिर्फ एक बुजुर्ग नागरिक होने के कारण उनका अपमान किया और एक कोर कमांडर ने इस तथ्य को जानते हुए भी अपनी सुरक्षा के लिए इसे छिपाया और धोखा दिया। यह सेना के अस्तित्व के कारण को ही नकारने जैसा था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब दुख या आत्मग्लानि नहीं थी। एक ठंडी और दृढ़ चमक उनकी आंखों में भर गई थी। उन्होंने फैसला किया, वह इस घटना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था। यह सेना के गिरे हुए अनुशासन को फिर से स्थापित करने और सड़ी हुई मानसिकता को बाहर निकालने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। उन्होंने फिर से इंटरकॉम उठाया, बलवंत, कल सुबह कश्मीर जाने की तैयारी करो। सेना प्रमुख के विशेष हेलीकॉप्टर गरुड़ को तैयार रखने का आदेश दो। गरुड़ पौराणिक पक्षी जो भगवान विष्णु का वाहन था, शक्ति और गति का प्रतीक। यह भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर का विशेष अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं था, यह सेना प्रमुख के अधिकार और इच्छा का प्रतीक था। उनका गरुड़ पर सवार होकर व्यक्तिगत रूप से एक यूनिट का दौरा करना पूरे सेना को यह संदेश देने का एक शक्तिशाली तरीका था कि मामला कितना गंभीर है। बलवंत सिंह ने विक्रम के फैसले को समझ लिया और संक्षिप्त उत्तर दिया, समझ गया साहब। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और अपने कार्यालय में लटकी अपनी वर्दी को देखने लगे। अनगिनत पदकों के साथ उनके कंधों पर भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक 4 सितारे चमक रहे थे। उन सितारों का वजन यह सम्मान और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन साथ ही यह एक असीम जिम्मेदारी का भी प्रतीक था। आज वह उस जिम्मेदारी के बोझ को पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर रहे थे। उन्होंने वर्दी की ओर देखकर धीरे से शपथ ली, मां मुझे माफ कर दीजिए और ये बेटा हर चीज को ठीक कर देगा। उन्होंने आपका जो अपमान किया है और उन्होंने सेना की जो प्रतिष्ठा धूमिल की है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वापस लाऊंगा। उनके दिल में गुस्सा जमा हो रहा था। वह गुस्सा अब सिर्फ उनके अंदर नहीं रहेगा। कल सुबह कश्मीर के नीले आसमान को चीरते हुए यह भ्रष्टाचार और धोखे के गढ़ पर न्याय की एक भयानक बारिश बरसाएगा। एक बेटे का दुख और गुस्सा पूरी भारतीय सेना को हिला देने वाले एक बड़े तूफान का केंद्र बन रहा था। अध्याय 11, गरुड़ का आगमन। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जनरल विक्रम सिंह पूरी तरह से तैयार होकर सेना मुख्यालय के हेलीपैड पर खड़े थे। अंधेरे में सेना प्रमुख का विशेष हेलीकॉप्टर गरुड़ अपनी विशालता के साथ दहाड़ते हुए इंजन की आवाज के साथ तैयार खड़ा था। गरुड़ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं था, यह अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों और आत्मरक्षा प्रणालियों से लैस एक उड़ता हुआ किला और एक चलता फिरता कमांड सेंटर था। विक्रम का चेहरा पिछली रात के गुस्से के बाद शांत और स्थिर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें एक तेज ब्लेड की तरह चमक रही थी। सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें अब व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सार्वजनिक न्याय करना था। उनके बगल में सूबेदार मेजर बलवंत सिंह एक साय की तरह खड़े थे। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें कल रात का सच, यूएसबी और संबंधित सबूत थे। तैयारी पूरी है? विक्रम के धीमे सवाल पर बलवंत ने सिर हिलाया। सब कुछ तैयार है साहब। विक्रम चुपचाप हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हो गया और शक्तिशाली प्रोपेलर घूमने लगे, जिससे तेज हवा का झोंका उठा। थोड़ी देर बाद गरुड़ ने अपने भारी शरीर को आसानी से उठाया और भोर में दिल्ली के आसमान में उड़ गया। हेलीकॉप्टर के अंदर विक्रम चुपचाप खिड़की से दूर होते दिल्ली के नजारे को देख रहे थे। उस शहर में कहीं उनकी मां बिना कुछ जाने सो रही होंगी। उन्होंने अपनी मां का चेहरा याद किया और अपने संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने बलवंत सिंह को निर्देश दिया, उस कश्मीर यूनिट के कमांड सेंटर से सीधे संपर्क करो। अभी यह मत बताना कि मैं आ रहा हूं, बस वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट लो। बलवंत ने तुरंत हेलीकॉप्टर के संचार उपकरणों का उपयोग करके यूनिट से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद स्पीकर से ड्यूटी ऑफिसर की आवाज आई, जय हिंद। वर्तमान में यूनिट की स्थिति सामान्य है। कल का हाई अलर्ट हटा दिया गया है और हम सामान्य सतर्कता बनाए हुए हैं। विक्रम ने खुद माइक पकड़ा, मैं सेना प्रमुख बोल रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर और कैप्टन रोहन देसाई दोनों को तुरंत यूनिट के परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करो। कारण मत पूछना, तुरंत कार्रवाई करो। मैं 30 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ ड्यूटी ऑफिसर अचानक सेना प्रमुख की आवाज सुनकर चौंक गया। जी साहब, आप? क्या मुझे आदेश दोहराना पड़ेगा? विक्रम की तीखी आवाज सुनकर ड्यूटी ऑफिसर ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं साहब, तुरंत कार्रवाई करता हूं, जय हिंद। संचार समाप्त होने के बाद विक्रम ने फिर से खिड़की से बाहर देखा। गरुड़ पहले से ही पूरी गति से पश्चिम की ओर उड़ रहा था। उगते हुए लाल सूरज की पृष्ठभूमि में उड़ते हुए गरुड़ का दृश्य ऐसा था जैसे पौराणिक कथाओं का कोई न्याय का देवता न्याय करने के लिए अवतरित हो रहा हो। वह आसमान के न्याय करता थे, व्यक्तिगत बदले से ऊपर उठकर सेना के न्याय को स्थापित करने के लिए निकले एक न्यायकर्ता। उनका न्याय कोई समझौता या दया स्वीकार नहीं करेगा। यह कानून, सिद्धांतों और एक सैनिक के सम्मान के अनुसार कठोर और निष्पक्ष होगा। कश्मीर की नीली वादियां दिखाई देने लगी।
विक्रम ने आखिरी बार अपनी वर्दी ठीक की। अब धोखे और पाखंड से भरे लोगों के मुखौटों को उतारने और उनके पापों को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया था। आसमान का न्यायकर्ता अब अपने न्याय के मंच पर चढ़ने के लिए तैयार था। अध्याय 12। न्याय का दिन। एलओसी की उस चौकी पर सुबह सामान्य रूप से शुरू हुई थी। रात भर की ड्यूटी की थकान और सुबह की परेड की हलचल का समय, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। सभी जवान 5 मिनट के अंदर परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हों। अचानक एक आपातकालीन घोषणा पूरे बेस में गूंज उठी। सैनिक बिना यह जाने कि क्या हो रहा है, हड़बड़ी में अपनी वर्दी पहनकर परेड ग्राउंड की ओर भागे। अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी भी उतने ही हैरान थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर और कैप्टन रोहन देसाई तो और भी बड़े सदमे में थे। उन्हें बताया गया था कि सेना प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होने का आदेश दिया है। यह कैसे हुआ? क्या कल की बात इतनी जल्दी पता चल गई? राजवीर कपूर का चेहरा पीला पड़ गया था। वह पिछली रात विक्रम के साथ हुई बातचीत के बाद से बेचैन थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी और व्यक्तिगत रूप से बेस पर आ जाएंगे। उन्होंने शांत रहने का नाटक करते हुए कैप्टन देसाई को सख्ती से चेतावनी दी। देसाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कल संतरी पोस्ट पर हुई घटना के बारे में एक शब्द भी मत कहना। बस इतना कहना कि तुमने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। बस इतना याद रखना। कैप्टन देसाई भी घबराहट से होंठ चबा रहा था, लेकिन उसे अभी भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वह बस यह सोच रहा था कि उसने दुर्भाग्य से सेना प्रमुख के किसी करीबी को नाराज कर दिया है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके कार्यों का क्या परिणाम होगा। जब सभी सैनिक परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े थे तो दूर पश्चिमी आकाश से एक विशाल वस्तु तेजी से उनकी ओर आ रही थी। हेलीकॉप्टर है, किसी ने चिल्लाया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर पास आया, सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और अंत में जब हेलीकॉप्टर के शरीर पर स्पष्ट रूप से भारतीय सेना और गरुड़ का प्रतीक दिखाई दिया तो परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। गरुड़ है, सेना प्रमुख का हेलीकॉप्टर। धड़ 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 गरुड़ ने परेड ग्राउंड के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर जमीन को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे परेड ग्राउंड के केंद्र में उतरा। शक्तिशाली हवा के झोंके से परेड ग्राउंड की धूल एक तूफान की तरह उड़ने लगी और सैनिक अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जैसे कोई पौराणिक न्याय का देवता अवतरित हो रहा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और जनरल विक्रम सिंह एक राजसी अंदाज में बाहर निकले। उनके पीछे सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ब्रीफकेस लिए हुए उतरे। विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे और कठोर चेहरे के साथ कतार में खड़े सैनिकों को देखा। उनकी नजर जहां भी जाती, सैनिक अनजाने में सीधे खड़े हो जाते और सूखी लार निकलते। उनकी नजर अंततः परेड ग्राउंड की सबसे आगे की पंक्ति में खड़े 2 लोगों पर रुक गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर और कैप्टन रोहन देसाई दोनों विक्रम की बर्फीली नजरों से जम से गए। विक्रम बिना कुछ कहे धीरे धीरे उनकी ओर चले। परेड ग्राउंड पर उनके जूतों की आवाज एक जल्लाद के कदमों की तरह भारी और भयावह लग रही थी। गरुड़ का आगमन सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह इस बात का ऐलान था कि आसमान का न्यायकर्ता अपना न्याय करने के लिए धरती पर उतर आया है। परेड ग्राउंड की सारी हवा अब उनके नियंत्रण में थी। अध्याय 13। नकाब का उतरना। जनरल विक्रम सिंह लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर और कैप्टन रोहन देसाई के सामने आकर रुक गए। परेड ग्राउंड पर दम घुटने वाली खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे बस उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। इस चुप्पी के बोझ को न सह पाने वाले राजवीर कपूर ने पहले बोलना शुरू किया। जय हिंद साहब, इतनी दूर तक आने का कष्ट क्यों किया? अगर आपने पहले बता दिया होता तो। उसने मुस्कुराकर चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी बात को बेरहमी से काट दिया। कपूर, लगता है कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शांतिपूर्ण था। विक्रम की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बर्फीला गुस्सा भरा हुआ था। जी, आपका मतलब? कपूर ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन विक्रम ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने पीछे खड़े सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को इशारा किया। बलवंत आगे आए और परेड ग्राउंड के केंद्र में एक बड़ी स्क्रीन वाला एक मोबाइल प्रोजेक्टर स्थापित किया। सभी जवान ध्यान दें। विक्रम के आदेश पर परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी की नजरें स्क्रीन की ओर घूम गई। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर कल के संतरी पोस्ट का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। पार्वती शर्मा का मुश्किल से चलते हुए आना, कैप्टन देसाई द्वारा अपमानित किया जाना और अंत में उनके प्यार से भरे टिफिन का डामर के फर्श पर बिखरना। सब कुछ बिना आवाज के, लेकिन बहुत ही जीवंत रूप से दिखाया गया। खासकर जब पार्वती जी फर्श पर बैठकर रोते हुए धूल में स्नेह भोजन को उठा रही थी, तब परेड ग्राउंड में कई जगहों से दबी हुई आहें और गुस्से की फुसफुसाहटें सुनाई दी। कैप्टन देसाई का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और सिर झुकाकर कांप रहा था। राजवीर कपूर भी जब उसका धोखा दुनिया के सामने आ गया तो एक ऐसे भाव के साथ जम गया जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया। वीडियो खत्म होने के बाद विक्रम कैप्टन देसाई की ओर मुड़े। कैप्टन रोहन देसाई,
उनकी आवाज नरक की गहराइयों से आती हुई लग रही थी, ठंडी और भारी। क्या तुम जानते हो कि वीडियो में वह महिला कौन है? देसाई सिर उठाए बिना एक दबी हुई आवाज में बोला, मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता? विक्रम हासे। वह इस देश के लिए जीवन भर सेवा करने वाले एक सैनिक की मां है, और वह मेरी मां है, मेरी मां है। यह शब्द जैसे ही परेड ग्राउंड में गूंजे, सब कुछ जम गया। सैनिक हैरान थे, अधिकारी सदमे में थे। जिस बूढ़ी औरत का उन्होंने अपमान किया और जिसे भगा दिया, वह भारतीय सेना के नंबर 1 सेना प्रमुख की मां थी। विक्रम ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा गहरा दुख था। मेरी मां होने से पहले वह भारत की एक नागरिक हैं, जिनकी रक्षा के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं। एक सैनिक क्या होता है? वह नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए मौजूद होता है ना? लेकिन तुमने सिर्फ इसलिए कि वह एक बूढ़ी और कमजोर नागरिक थी, उनका अपमान किया और उनके दिल पर एक ऐसा घाव दिया जो जीवन भर नहीं भरेगा। क्या यही वह सैनिक धर्म है जो मैंने सीखा है? उनकी फटकार सिर्फ देसाई के लिए नहीं थी, बल्कि परेड ग्राउंड पर मौजूद हर किसी के दिल को चीर गई। और फिर उन्होंने अपनी नजर राजवीर कपूर की ओर घुमाई। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर, तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने सच को छिपाया और अपने वरिष्ठ यानी मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस घिनौने पाखंड और सत्ता के लालच ने सेना की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया और अपने अधीनस्थ को एक अपराधी बना दिया। क्या तुम्हें अपने कंधे पर लगे उन सितारों पर शर्म नहीं आती? राजवीर कपूर कोई बहाना नहीं बना सका। उसका शानदार करियर, उसकी प्रतिष्ठा और उसके पाखंड का मुखौटा सच की विशाल शक्ति के सामने टूटकर बिखर गया था। विक्रम ने उनके पापों को उजागर करके उनके पाखंड और धोखे के मुखौटों को बेरहमी से फाड़ दिया था। अब केवल न्याय का हथौड़ा बाकी था। अध्याय 14, न्याय का हथौड़ा। पाखंड का नकाब उतरने के बाद परेड ग्राउंड पर एक सर्द खामोशी छा गई। जनरल विक्रम सिंह की आंखों में अब व्यक्तिगत गुस्से से ज्यादा सेना के अनुशासन को फिर से स्थापित करने वाले एक सर्वोच्च कमांडर की दृढ़ता थी। वह सिर झुकाए खड़े दो अपराधियों, राजवीर कपूर और रोहन देसाई, को पार करके मंच पर चढ़ गए। उन्होंने परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े सैकड़ों सैनिकों को धीरे धीरे देखा और एक धीमी शक्तिशाली आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं यहां सेना प्रमुख होने से पहले एक बेटे के रूप में और इस सेना से प्यार करने वाले एक सैनिक के रूप में खड़ा हूं। उनकी आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। आप सबने अभी एक सैनिक का सबसे शर्मनाक रूप देखा है। एक ऐसा रूप जो वरिष्ठों की चापलूसी करता है और कमजोरों पर अत्याचार करता है। एक ऐसा रूप जो सच को छिपाता है और झूठ से, संकट से बचने की कोशिश करता है। क्या यही वह सेना है जिसकी हम रक्षा करना चाहते थे? क्या यही वह सैनिक धर्म है जिस पर हमें गर्व था? उनकी फटकार पर सभी सैनिकों ने सिर झुका लिया। असली ताकत रैंक या शक्ति से नहीं आती है, ये उन मूल्यों से आती है जिनकी हमें रक्षा करनी है। देश के प्रति निष्ठा, नागरिकों के प्रति समर्पण और साथियों के प्रति विश्वास। जो कमांडर अपनी मां का अपमान करने वाले अधीनस्थ को बचाता है और अपने वरिष्ठ को धोखा देता है, उस पर कौन सा जवान भरोसा करेगा? ऐसी सेना दुश्मन से कैसे लड़कर जीत सकती है? उनका हर शब्द एक खंजर की तरह भ्रष्ट सेना के दिल को भेद रहा था। आज मैं इस स्थान पर सेना की गिरी हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना चाहता हूं। इस मामले को कानून और सिद्धांतों के अनुसार सख्ती से निपटाया जाएगा। उन्होंने सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को इशारा किया। बलवंत आगे आए और सेना प्रमुख का आदेश पढ़ना शुरू किया। सेना प्रमुख का आदेश संख्या 22,579। एक लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर को आज से उनके कोर कमांडर के पद से बर्खास्त किया जाता है और सैन्य अभियोजक द्वारा अधिकार के दुरुपयोग, कर्तव्य की उपेक्षा और वरिष्ठ अधिकारी को धोखा देने के आरोप में जांच का आदेश दिया जाता है। जांच के परिणामों के आधार पर उन्हें अपमानजनक सेवानिवृत्ति सहित सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजवीर कपूर का शरीर लड़खड़ा गया। एक पल में उसका सब कुछ ढह गया था। 2, कैप्टन रोहन देसाई को आज से उनके संतरी पोस्ट प्रभारी के पद से बर्खास्त किया जाता है और सेना की केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा उनकी बची हुई सेवा अवधि के लिए उन्हें देश के सबसे ऊंचे और कठिन युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में एक प्लाटून कमांडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उम्मीद है कि वह वहां यह सीखेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया था और एक सच्चे सैनिक का धर्म क्या होता है। कैप्टन देसाई वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका अभिमानी चेहरा पछतावे और निराशा से विकृत हो गया था। 3, इस मामले के सच को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सूबेदार मेजर शर्मा जी और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना न्याय का पक्ष लेने वाले सभी लोगों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा इस घटना के आधार पर पूरी सेना में सैनिकों के मानवाधिकारों की स्थिति और दुर्व्यवहार की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। आदेश पढ़े जाने के बाद विक्रम ने फिर से माइक पकड़ा। मेरा न्याय समाप्त हो गया है, लेकिन यह अंत नहीं।
असली न्याय आपके अपने दिलों में होना चाहिए। आज की इस घटना को अपने दिलों में गहराई से याद रखें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटना दोबारा न हो। अपने अपने पदों पर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और मंच से नीचे उतर आए। उनका न्याय ठंडा और कठोर था, लेकिन उसके मूल में सेना के प्रति गहरा प्रेम और टूटे हुए विश्वास को फिर से स्थापित करने की एक गर्म इच्छा थी। परेड ग्राउंड पर मौजूद सैनिक उनकी सिंसेरिटी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने अपने सर्वोच्च कमांडर के प्रति असीम विश्वास और सम्मान के साथ उनके न्यायपूर्ण हथौड़े का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। अध्याय 15, एक विलंबित पुनर्मिलन। न्याय का हथौड़ा चलने के बाद परेड ग्राउंड का भारी माहौल धीरे धीरे छोट रहा था। जनरल विक्रम सिंह ने सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को बाकी की कार्यवाही संभालने का काम सौंपा और चुपचाप वहां से चल दिए। उनका गंतव्य था यूनिट का लिविंग क्वार्टर, जहां उनका भतीजा और बेटे जैसा सिपाही अर्जुन शर्मा था। अर्जुन ने परेड ग्राउंड पर हुई हर घटना को दूसरे सैनिकों के साथ देखा था। शुरू में उसने सोचा कि कोई बड़ा अधिकारी यूनिट का दौरा करने आया है, लेकिन जब स्क्रीन पर उसकी दादी का वीडियो चला और जब उसके चाचा जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि वह उनकी मां हैं, तो अर्जुन की दुनिया जैसे डह गई। उसे यह जानकर कि उससे मिलने आई दादी को इतना भयानक अपमान सहना पड़ा और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इस अपराधबोध से वह अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। दादी को कितना दुख हुआ होगा, वह कितनी अपमानित हुई होंगी। आंसू लगातार बह रहे थे। विक्रम लिविंग क्वार्टर में गए और अर्जुन को ढूंढा। कोने के एक बिस्तर पर सिर झुकाए, कंधे हिलाते हुए अपने भतीजे को देखकर वह चुपचाप उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, चाचा की आवाज सुनकर अर्जुन ने सिर उठाया। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा अपराध बोध और दुख से भरा हुआ था। साहब, नहीं चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी पता नहीं था। विक्रम ने बिना कुछ कहे अर्जुन को गले लगा लिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, चिंता मत करो। उनकी गर्मजोशी भरी सांत्वना पर अर्जुन अपनी रुकी हुई सिसकियों को और नहीं रोक सका और फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने कुछ देर अर्जुन को शांत किया और फिर उसे बाहर ले आए। यूनिट के एक कोने में बने विजिटर्स रूम में विक्रम के फोन पर बुलाई गई पार्वती शर्मा अपने बेटे और पोते का इंतजार कर रही थी। विजिटर्स रूम का दरवाजा खुला और अर्जुन को वर्दी में अंदर आते देख पार्वती शर्मा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अर्जुन, दादी दोनों एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोते रहे। कल का अपमान, आज की शर्मिंदगी और एक दूसरे के लिए प्यार और यादें गर्म आंसुओं के रूप में बह निकली। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, सच में माफ कर दीजिए। अर्जुन अपनी दादी की गोद में एक बच्चे की तरह रो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मेरा बच्चा देखो तो कैसा सूख गया है। बहुत मेहनत कर रहे हो ना। पार्वती अपने पोते का चेहरा सहलाते हुए लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी। इस दृश्य को दरवाजे के बाहर से चुपचाप देख रहे विक्रम की आंखें भी नम हो गई। वह उन दोनों के पुनर्मिलन में बाधा नहीं डालना चाहते थे और चुपचाप जाने के लिए मुड़े। तभी पार्वती शर्मा ने उन्हें बुलाया। विक्रम मुड़े और उन्होंने आंसुओं भरी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद बेटा, सच में धन्यवाद। उनके उस एक शब्द में बहुत कुछ छिपा था, बेटे के लिए शर्मिंदगी, कृतज्ञता और गर्व। विक्रम ने अपनी मां की ओर हल्का सा सिर झुकाया। इतना ही काफी था। मां और बेटे के बीच और शब्दों की जरूरत नहीं थी। यह विलंबित पुनर्मिलन सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जब घायल दिलों को सुकून मिला, टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा गया और यह साबित हुआ कि परिवार का प्यार किसी भी परीक्षा से ज्यादा मजबूत होता है। कश्मीर की ठंडी हवा अब रुक गई थी और गर्म धूप विजिटर्स रूम की खिड़की से अंदर आ रही थी। अध्याय 16, दादी का भोजन फिर से। पुनर्मिलन की भावुकता कुछ कम होने पर पार्वती शर्मा ने अफसोस के साथ कहा, क्या करें, मैं अपने अर्जुन के लिए इतने सारे पराठे और आलू गोभी बनाकर लाई थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब खाली हाथ आना पड़ा। उनकी आवाज में कल फर्श पर बिखरे भोजन के लिए अफसोस और पोते के लिए दुख था। यह सुनकर अर्जुन की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उसने एक खुशमिजाज चेहरा बनाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं दादी, आपको देखकर ही मेरा पेट भर गया। आलू गोभी तो मैं छुट्टी पर आकर खा लूंगा। तभी विजिटर्स रूम का दरवाजा धीरे से खुला और यूनिट के रसोइये एक बड़ी ट्रे लेकर अंदर आए। ट्रे पर भाप निकलती हुई गर्मागर्म आलू, गोभी, ताजे पके हुए चावल और करीने से सजे हुए अन्य व्यंजन थे। ये सब क्या है? पार्वती ने हैरान होकर पूछा तो सूबेदार मेजर बलवंत सिंह ने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जनरल साहब का विशेष आदेश है। उन्होंने आपकी रेसिपी सुनी और यूनिट के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों ने इसे पूरे दिल से बनाया है। यह आपके हाथ के स्वाद जैसा तो नहीं होगा, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें। यह विक्रम की सूक्ष्म देखभाल थी। वह अपनी मां के घायल दिल को और उनके उस प्यार को फिर से जीवित करना चाहते थे। अपने बेटे के इस गर्मजोशी भरे भाव से पार्वती की आंखें एक बार फिर भर आईं।
बैठिए दादी, आपको भूख लगी होगी। अर्जुन ने अपनी दादी को कुर्सी पर बिठाया और सबसे पहले एक बड़ा आलू का टुकड़ा उनकी थाली में रखा। पहले आप खाइए, मेरी वजह से आपने बहुत कष्ट सहा। पार्वती अपने पोते के इस प्यारे भाव पर हंस पड़ी। नहीं, मेरा बच्चा खाएगा, देश की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। दोनों एक दूसरे को खाना परोसते हुए एक गर्मजोशी भरे भोजन का आनंद लेने लगे। आलू गोभी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। बेशक यह दादी के हाथ के गहरे स्वाद से थोड़ी अलग थी, लेकिन इसमें बेटे का प्यार और यूनिट के सदस्यों का समर्पण भरा हुआ था। पार्वती ने एक निवाला मुंह में रखा और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। यह कल फर्श पर बिखरा हुआ भोजन नहीं था, यह प्यार, सांत्वना और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अर्जुन ने बहुत चाव से खाया, जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। उसने एक कटोरी चावल खत्म कर दी और आलू गोभी की कटोरी को भी साफ कर दिया। इस दृश्य को खुशी से देखती हुई पार्वती के चेहरे पर अब एक खुशहाल मुस्कान थी। भोजन के दौरान तीनों ने बहुत सारी बातें की। अर्जुन ने अपने सैन्य जीवन के बारे में बताया, पार्वती ने दिल्ली के छोटे मोटे किस्से सुनाए और विक्रम चुपचाप उन दोनों की बातें सुनते हुए मुस्कुराते रहे। कल की त्रासदी अब एक सपने की तरह दूर लग रही थी। दादी की आलू गोभी यह अब सिर्फ एक भोजन नहीं थी, यह घावों को भरने वाली एक दवा थी, प्यार की पुष्टि करने वाला एक माध्यम थी और परिवार को एक साथ बांधने वाला एक मजबूत धागा थी। गर्मजोशी से भरे विजिटर्स रूम में तीनों दुनिया का सबसे खुशहाल भोजन कर रहे थे। अध्याय 17, नई शुरुआत। जनरल विक्रम सिंह के तूफानी दौरे के बाद एलओसी की उस चौकी पर कई बदलाव की लहरें आईं। लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर कपूर को आदेश के अनुसार उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और सैन्य अभियोजक की जांच का सामना करना पड़ा। उनका सैन्य जीवन लगभग समाप्त हो गया था। एक समय था जब सभी उन्हें सम्मान से देखते थे, लेकिन उनका अंत अपमान और शर्मिंदगी से भरा था। उनका पतन पूरी सेना के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण था कि पदोन्नति और शक्ति के लालच में एक सैनिक के मूल मूल्यों को भूलने वाले का अंत कितना दुखद होता है। कैप्टन रोहन देसाई को अनुशासनात्मक समिति के फैसले के अनुसार देश के सबसे ऊंचे और कठिन युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में एक चौकी पर भेज दिया गया। वह एक ऐसी जगह थी जहां फोन नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता था और सभ्यता की कोई सुविधा नहीं थी। उसे वहां हर दिन बर्फीली हवाओं से लड़ना था और सैनिकों के साथ समान रूप से पहरा देना था। शुरू में उसने अपनी किस्मत को कोसा और दुनिया को दोष दिया, लेकिन समय के साथ वह धीरे धीरे बदलने लगा। शांत प्रकृति के बीच उसे अपनी गलतियों पर विचार करने का पर्याप्त समय मिला। वहां उसने पहली बार अपने रैंक को उतारकर एक इंसान के रूप में दूसरों के दर्द को समझना सीखा। उसकी नई शुरुआत दर्दनाक थी, लेकिन यह उसके लिए एक बेहतर इंसान बनने की एक आवश्यक प्रक्रिया थी। दूसरी ओर न्याय का पक्ष लेने वालों को उचित पुरस्कार मिला। सूबेदार मेजर बलवंत सिंह को इस मामले को सुलझाने में उनकी भूमिका के लिए सेना प्रमुख के प्रशस्ति पत्र और एक विशेष पदोन्नति से सम्मानित किया गया। लेकिन किसी भी पुरस्कार से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक बार फिर जनरल विक्रम सिंह का विश्वास जीता है। उन्होंने कसम खाई कि वह भविष्य में भी जनरल के वफादार साए बने रहेंगे। संतरी पोस्ट के सच को बताने में मदद करने वाले सूबेदार मेजर शर्मा जी को भी एक आदर्श गैर कमीशन अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया और अपनी पसंद की यूनिट में स्थानांतरण का अवसर मिला। इस घटना से उन्होंने सीखा कि अन्याय के खिलाफ चुप न रहने का साहस कितना महत्वपूर्ण है। सिपाही अर्जुन शर्मा का सैन्य जीवन भी एक नए मोड़ पर आ गया। दादी की घटना के बाद यूनिट में कोई भी उसे परेशान करने या नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि कई साथी सैनिक उसके पास आए और उसे सांत्वना और प्रोत्साहन दिया। उसने अपनी दादी के प्यार और अपने चाचा के न्यायपूर्ण रूप से एक सैनिक के रूप में अपने गर्व और कर्तव्य की भावना को और मजबूत किया। वह अब एक बच्चा नहीं था, वह एक सच्चे सैनिक और एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा था। पूरी यूनिट का माहौल भी बदल गया। जनरल विक्रम सिंह द्वारा आदेशित मानवाधिकार जांच के लिए इसे एक मॉडल यूनिट के रूप में चुना गया और सैनिकों के कल्याण और अधिकारों का सम्मान करने वाली एक नई सैन्य संस्कृति स्थापित होने लगी। अनावश्यक अधिकारवाद समाप्त हो गया और उसकी जगह वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच विश्वास और संचार ने ले ली। सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा था। एक तूफान के गुजर जाने के बाद सिर्फ घाव और दर्द ही नहीं बचे थे। उस तूफान ने सड़ी हुई चीजों को साफ कर दिया था और एक स्वस्थ जमीन तैयार की थी जिस पर नई लहरें उठ सकती थी। यह सभी के लिए एक नई शुरुआत थी। अध्याय 18, घर वापसी। कुछ दिनों बाद जब सारी हलचल शांत हो गई और जीवन सामान्य हो गया, एक शाम जनरल विक्रम सिंह ने अपनी वर्दी उतारी और नागरिक कपड़ों में अपनी मां पार्वती शर्मा द्वारा चलाए जा रहे छोटे से ढाबे पर पहुंचे। दिल्ली के एक पुराने बाजार की गली में स्थित यह ढाबा दशकों के इतिहास को अपने में समेटे हुए शांति से ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। मां, मैं आ गया। दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर आते बेटे को देखकर रसोई में काम कर रही पार्वती हैरान होकर दौड़कर बाहर आई। अरे विक्रम, तुम यहां कैसे?
बिना बताए। बस मां के हाथ का खाना खाने का मन था। विक्रम अजीब तरह से मुस्कुराए और दुकान की एक पुरानी मेज पर बैठ गए। दुकान दाल तड़के की खुशबू और ग्राहकों की बातचीत से भरी हुई थी। यह उनके लिए बचपन से ही एक परिचित और आरामदायक जगह थी। पार्वती अपने बेटे के लिए गर्मागर्म दाल और रोटी लेकर आई। मां और बेटे के बीच कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी छाई रही। कश्मीर में हुई उस भयानक घटना के बारे में दोनों ने जैसे कोई समझौता कर लिया हो, एक शब्द भी नहीं कहा। खामोशी को विक्रम ने तोड़ा। मां, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, मुझे माफ कर दीजिए। उनकी आवाज में सच्ची माफी थी। पार्वती ने अपने बेटे का हाथ धीरे से पकड़ा और सिर हिलाया। नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने बेवजह एक समस्या खड़ी कर दी। मुझे बस यही चिंता थी कि कहीं तुम्हारे करियर पर कोई असर न पड़े। मेरे करियर से ज्यादा आपका दिल दुखे, ये मेरे लिए ज्यादा दर्दनाक है। मां, आगे से अगर कोई मुश्किल हो तो उसे अकेले मत सहिएगा, मुझसे जरूर कहिएगा। अब इस बेटे के कंधे भी काफी मजबूत हो गए, आप उन पर सहारा ले सकती हैं। उनके इन शब्दों पर पार्वती की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कोशिश में बिताया था कि वह अपने बेटे पर बोझ न बने, लेकिन अब उनका बेटा कह रहा था कि वह उस बोझ को साझा करना चाहता है, कि वह एक ऐसा कंधा बनना चाहता है जिस पर वह सहारा ले सके। हाँ, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, सच में बड़ा हो गया है। पार्वती ने अपने बेटे का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उनके खुरदरे हाथों में बेटे ने अपनी मां के उस महान प्रेम और त्याग को महसूस किया जिसने उसे जीवन भर पाला था। विक्रम को आखिरकार एहसास हुआ, उनकी शक्ति, उनका सम्मान, उन सब का स्रोत ये छोटा पुराना ढाबा और उनकी मां का वह मौन प्रेम था जिसने जीवन भर उनके लिए त्याग किया था। मां, आप बस लंबे समय तक स्वस्थ रहकर मेरे साथ रहिए, मैं बस यही चाहता हूं। पार्वती ने चुपचाप सिर हिलाया। बेटे के कंधे पर लगे सितारों से ज्यादा इस समय उनके हाथ को पकड़े हुए बेटे का गर्मजोशी भरा दिल उनके लिए बड़ा गर्व और खुशी थी। बाजार के शोर के बीच मां और बेटे ने एक दूसरे के अस्तित्व की पुष्टि की और दुनिया की सबसे गहरी और शांत सांत्वना साझा की। उपसंहार, एक सैनिक की शपथ। समय बीत गया और मौसम बदल गया। कश्मीर की सर्द हवाएं थम गईं और बसंत की गर्मजोशी महसूस होने लगी। सिपाही अर्जुन शर्मा अब एक अनुभवी लांस नायक बन गया था। उस रात भी अर्जुन कश्मीर के रात के समुद्र को देखते हुए पहरा दे रहा था। यह एक शांत समय था जब केवल लहरों की आवाज ही उसका एकमात्र साथी थी। उसने अचानक आकाश की ओर देखा। अनगिनत तारे जो शहर में नहीं देखे जा सकते थे, अंधेरे आकाश को भर रहे थे। ये वही तारे थे जिन्हें वह बचपन में अपनी दादी के साथ छत पर चढ़कर देखता था। दादी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस सूरज की तरह खुद को जलाकर अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाला फौजी बनूंगा। बचपन की वह शपथ उसके कानों में गूंज रही थी। वह अब उस सपने को साकार कर रहा था। भले ही वह अभी सबसे निचले स्तर पर सबसे बुनियादी कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस रात के समुद्र के पार उसका प्यारा परिवार और देश के लोग शांति से सो रहे हैं। बस इतना ही उसके दिल को गर्व से भरने के लिए काफी था। पिछली सर्दियों में हुई घटना ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। दादी का असीम प्यार और चाचा का दिखाया हुआ एक सच्चे सैनिक का रूप। उसने इन दोनों बातों को अपने दिल में गहराई से बसा लिया था। उसने सीखा कि असली ताकत किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में। उसने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा और एक बार फिर रात के समुद्र की ओर अपनी नजरें टिका दी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और दृढ़ थीं। उसने सितारों के नीचे चुपचाप शपथ ली, दादी, चाचा और मेरे सभी प्रियजन, मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा। मैं अपनी जवानी और जुनून को समर्पित करके इस देश की शांति की रक्षा करने वाला एक महान सैनिक बनूंगा। कश्मीर के ये तारे मेरी इस शपथ के गवाह रहेंगे। लहरों की आवाज ने जैसे उसकी शपथ का जवाब दिया हो और भी जोर से किनारे से टकराई। दूर से एक साथी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह अब अकेला नहीं था, उसके साथ इस रात को बिताने वाले साथी थे और एक परिवार था जो उस पर विश्वास करता था और उसका इंतजार करता था। कश्मीर की शपथ, यह एक युवा सैनिक का विकास और एक नई आशा की शुरुआत थी। उसकी शपथ रात के आसमान के सितारों की तरह भारत को हमेशा रोशन करती रहेगी।